हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का लेक्चर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पर पढ़ेंगे। ये लेक्चर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को गॉसेस लॉ की एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि कल हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया था, जिसकी वजह से गॉसेस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में थोड़ा सा गैप आ गया। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में मैं आपको कराने से पहले गॉसेस लॉ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि गॉसेस लॉ क्या कहा था कि हमने कि द टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। सो हमारे पास गॉसेस लॉ जो आया था वो हमारे पास बराबर आया था कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में यहाँ पर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इसके डिफरेंट फैक्टर्स भी कंसिडर किए थे कि फ्लक्स थ्रू मतलब कि हम लोगों ने यही बताया था कि गॉसेस लॉ की मदद से हमने ये चीज़ सामने रखी थी कि गॉसेस लॉ की मदद से हम चार्जेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट चार्जेस के ऊपर फ्लक्स कितना हो सकता है, और सेकेंडली हम किसी भी इरेगुलर सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स पास थ्रू हो रहा है उस इरेगुलर सरफेस से वो मालूम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस मैंने आपको जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि एप्लीकेशंस वो चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली लाइफ में, यानी कि अगर गॉसेस लॉ है उसकी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो उसकी एप्लीकेशंस यानी उसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पर हो रहा है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि गॉसेस लॉ provides a convenient method to calculate E in the case of sufficiently symmetrical charge distribution, some of are now presented। तो कहते हैं कि गॉसेस लॉ हम लोगों को एक ऐसा कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सरफेस में जिसमें ओवरऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। अब सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। तो एक्सेस चार्ज का मतलब ये है कि मतलब किसी भी सरफेस में चार्जेस की तादाद ज़्यादा है और कंडक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह पास हो सकती हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है एट ऑल पॉइंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर हम उसकी स्टेट को डिस्टर्ब भी करते हैं तो वापस वो अपनी स्टेट को रीगेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस रेस्ट में है, तो अगर हम चार्जेस जो कि रेस्ट में है उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस अपनी स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वापस अपनी स्टेट पे आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा चार्ज कंसिडर किया, हमने एक मतलब ये केस कंसिडर किया ना कि हमारे पास तीन केसेस हैं, ये दो केसेस हम फर्दर जाके आगे पढ़ेंगे कि लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है एक चार्ज के सेंटर में। हम लेट कंसिडर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, उसकी ये बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है इनसाइड द चार्ज। तो हमने कहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इनसाइड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और चार्ज क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो नेचुरल रीजन है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इस इक्विलिब्रियम की वजह से चार्जेस रेस्ट में ही रहेंगे, चाहे अगर हम उनकी स्टेट को डिस्टर्ब भी करते हैं तब भी। सेकेंडली हम कहते हैं कि क्योंकि चार्जेस सेंटर में हमारे पास ज़ीरो के बराबर होते हैं, क्योंकि जो चार्ज जो होता है इनसाइड एनी चार्ज बॉडी वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। चार्ज क्योंकि हम कंसिडर करते हैं किसी भी बॉडी की सरफेस पे, जिसकी वजह से चार्जेस यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं और इनसाइड एनी चार्ज जो हमारे पास चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। चार्ज बॉडी के इनसाइड जितना भी चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। हमने पढ़ा था कि गॉसेस लॉ में कि E इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर इनसाइड द चार्ज बॉडी अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें तो वहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो है। तो जब Q ज़ीरो है तो E भी हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा है कि E इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो whenever Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉइंट अगर हम इनसाइड द चार्ज लेते हैं तो वो ज़ीरो क्यों लेते होता है। And then we make an imaginary Gaussian surface in the interior of the conductor as shown in figure। हम लोगों ने एक Gaussian surface कंसिडर कर ली है इंटीरियर सरफेस में इस पॉइंट के अराउंड, यानी हमने एक चार्ज बॉडी कंसिडर की थी जिसकी एक सरफेस थी, ठीक है। उस सरफेस के अंदर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, उस पॉइंट के अराउंड हमने एक Gaussian सरफेस ड्रॉ कर दी। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो एवरीवेयर इन दिस फील्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर ज़ीरो है, वो मैंने रीज़न बता दिया है क्यों। तो हम कह सकते हैं कि सो द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस हैज़ टू बी ज़ीरो। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ज़ीरो होती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं फ्रॉम द सरफेस, इनसाइड द सरफेस नहीं कंसिडर करते। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ज़ीरो है तो चार्ज भी ज़ीरो होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑन द गॉसियन सरफेस देन द नेट सरफेस इन द पॉइंट इज़ सेट टू बी ज़ीरो। सो
यहाँ पर हमारे पास चार्ज भी इज इक्वल टू 0 होगा। दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर कैन नॉट बी अ नेट चार्ज एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर बिकॉज एनी टाइनी पॉइंट कुड बी पुट एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को इनसाइड द कंडक्टर किसी भी जगह पर रखते हैं, इधर 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 किधर भी रखते हैं, लेकिन इनसाइड रखते हैं, तो वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी भी चार्ज बॉडी के, तो हम लोगों को पॉइंट एट द सरफेस रखना होगा या आउटर सरफेस रखना होगा। इनसाइड द सरफेस हम रखेंगे किसी भी पॉइंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वहाँ पर 0 है तो वहाँ पर चार्ज भी हमारे पास 0 है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जब चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स भी हमारे पास 0 के बराबर होगी। अच्छा, सिंस द कंडक्टर इज़ हॉलो सो देयर इज़ नो नेट चार्ज एट द पॉइंट वाई। अगर हम लोग एक हॉलो साइलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, ऊपर हम लोगों ने एक चार्ज कंसिडर किया था, यहाँ पर हम एक हॉलो शेप कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर हम इनसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके आउटर सरफेस पर चार्ज अरेंज कर देते हैं। तो चार्जेस क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होगी, इनसाइड द सरफेस नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी इस पॉइंट पर। कहते हैं इन द थर्ड केस एज शोन in figure 11.19 let us put a charge q inside the hollow conductor. We insulate it so on the charges can jump from one surface to another. Now if we draw a Gaussian surface as again the net charge of the what it encloses has to be 0 because there was no charge transfer between the charge and the conductor. हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हम एक इस तरह रख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, हमने ये हॉलो सिलेंडर फिर से वही थर्ड केस में भी कंसिडर किया है, जिसमें उसने कहा है कि फिगर 11.19 में हमने कंसिडर किया है कि एक चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड उसकी नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोगों ने एक चार्ज कंसिडर किया है इनसाइड द सरफेस, तो हम कहते हैं कि इनसाइड द सरफेस उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी क्योंकि कोई चार्ज लीव नहीं करेगा इस सरफेस को, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके इनसाइड जो हमने पॉइंट लिया है वो 0 होगा। अगर हम इस पॉइंट को एट द सरफेस रखते हैं तो इससे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि एट द सरफेस हमारे पास चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं आउटसाइड द स्फीयर यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि उसका तो उस केस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज के लिए जो कि एक आउटर सरफेस पे होगी, वो इस तरह होगी कि हम कंसिडर करेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस प्लस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। तो उन दोनों के समीशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमें बताएगी कि इस पॉइंट पर जो पॉइंट मौजूद है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इसी तरह हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, तो हम कहते हैं कि हमने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस ली हैं, हमने एक शीट कंसिडर की है जिसके अंदर चार्जेस इनफाइनाइट तादाद में मौजूद हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमने लेट कंसिडर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी फाई, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने एक ऐसे शीट कंसिडर की है, उसके अंदर से हमने एक साइलेंडर को पास थ्रू किया है। अब इस साइलेंडर की मदद से हमने मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड हैं इस डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि जो इस सिलेंडर का वेक्टर नॉर्मल होगा वो इससे 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इसी तरह हम लोगों के पास दो वेक्टर नॉर्मल्स आते हैं। एक वेक्टर नॉर्मल होता है हमारे पास इस कर्व्ड सरफेस का, एक वेक्टर नॉर्मल हमारे पास आ रहा है इसकी दो फेसेस का। तो अब वेक्टर नॉर्मल जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस का आ रहा है वो हम लोग ले सकते हैं ऑन द सरफेस, और एक हम ले सकते हैं उसकी दो फेसेस का वेक्टर नॉर्मल, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो अगर हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन यहाँ पर, तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टेड है और वेक्टर नॉर्मल यहाँ पर है। तो अगर हम कंसिडर करें तो देखें यहाँ पे इसका एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनता है, ये परपेंडिकुलर है और ये इस तरह जा रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बनता है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि जब भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा वेक्टर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, तो हमने कहा था कि वहाँ पर फ्लक्स 0 होगा, जहाँ जो बात इसने इधर भी की है कि हैंस द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज़ 0। लेकिन हम अगर कंसिडर करें वेक्टर नॉर्मल फेसिस का, जैसे ये वेक्टर नॉर्मल और ये वेक्टर नॉर्मल, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर दो जगह पर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फेस है, यहाँ पर दो फेसेस है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स EA, क्योंकि दो फ्लक्सेस हैं, एक ये फ्लक्स हो गया, एक ये फ्लक्स हो गया, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स है। जबकि अगर हम इस फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स जो हमारे पास अपर सरफेस पे आ रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अगर हम कंसिडर करें द टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी बराबर होती है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया इज़ इक्वल टू चार्ज, यानी डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि चार्ज की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास रो इंटू ए। तो अब हमने इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये बन गया रो ए डिवाइडेड बाय ε0। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास दो तरह के थे, यहाँ पर भी था एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे जो कि 180 डिग्री के एंगल पर था, और ये जो हम कंसिडर कर रहे थे जो कि पैरेलल था। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया कि एडिशन ऑफ 2 फ्लक्सेस, यानी फ्लक्स नंबर 2 सरफेस का फ्लक्स ले लिया हमने। तो जब हमारे पास एडिशन हो गया है, तो ये बन गया 2 टाइम्स EA फाई A डिवाइडेड बाय ε0। तो अगर 2A को हम अब यहाँ पर A और A कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम A को इस तरफ लेके जाते हैं तो A डिवाइड फॉर्म में आएगा, तब भी A दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह आ जाएगी E डिवाइडेड बाय फाई टू ε0, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। और हम एक वेक्टर नॉर्मल के ज़रिए से हमने इसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं कि वेक्टर नॉर्मल कहाँ पर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कहाँ पर डायरेक्टेड हैं। इसी तरह अगर हम एक और केस कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे पास 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हमने कहा कि हम लोगों ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने ले ली, 2 प्लेट्स ले ली, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट बीच में रख दिया। अब इस पॉइंट को हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे कहते हैं कंसिडर 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, द चार्ज डेंसिटीज ऑफ दी प्लेट्स आर पॉजिटिव phi and negative phi. These plates are assumed to be infinite plane in order to avoid fringing field. Under these conditions, the electric field intensity will be uniform and normal to the plates. In order to find the electric field lines intensity at a point P between the consider Gaussian surface in the form of a box. Let A be the cross sectional area of the box. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स कंसिडर करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने एक पॉइंट लिया है P, जिसके अराउंड हमने गॉसियन सरफेस शो किया विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स। तो अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ पर किस तरह आएंगी। तो हमने कहा है कि the electric parallel let A be the cross sectional area of the box, but as the box sides are parallel to the electric field lines, so the flux through sides will be equal to 0। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमने कहा है कि ये चार्ज यहाँ इसका वेक्टर नॉर्मल और ये आपस में हम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। अब वेक्टर नॉर्मल इसका कहाँ पर है, इस जगह पर, जबकि इसका जो एरिया है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस साइड पर और इस साइड पर जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। जबकि अगर हम लोअर सरफेसेस पर कंसिडर करें तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखें तो अगर हम ये साइड कंसिडर करते हैं बॉक्स की, तो ये साइड बॉक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ 3 जगह पर करेंगे, ये साइड और ये साइड। अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये साइड हमारे पास क्या है, ये साइड हमारे पास पैरेलल आ रही है, ये एरिया हमारे पास पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर हम ये साइड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर नॉर्मल जो कि इस तरह ड्रॉ हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान 0 डिग्री एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स सिर्फ एक जगह से पास हो रहा है, इस जगह से, जबकि इन जगह से और इस जगह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा। तो यहाँ से भी ज़ीरो, यहाँ से भी ज़ीरो, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कंसिडर किया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक टाइम्स लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर है E डॉट ए के, ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 साइड्स को, ये 0 और यहाँ पर भी 0। तो हम कह सकते हैं कि 0 + 0 और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस साइड का, और Q बाय ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम लोगों ने E को हमने यहाँ पर अकेला छोड़ना है, तो हम कह सकते हैं
कि ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली क्यू की वैल्यू हमने लिख दी जो कि हमारे पास बराबर थी रो ए के। तो अब ए और ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी फाई डिवाइडेड बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। दिस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज। ये हमारे पास हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडी प्लेट्स के दरमियान में जब हमने एक पॉइंट पुट किया है। तो हमने यही कहा है कि अगर हम एक पॉइंट पुट करेंगे और उसके अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से भी पास नहीं होगा, यहाँ से भी ज़ीरो, यहाँ से भी ज़ीरो, क्योंकि एरियाज़ एक दूसरे के एरियाज़ पैरेलल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जबकि यहाँ का अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम आएगा, तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे देगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। म्यूट हुए होते हैं।